वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। ऑलरेडी 3-4 रिक्वेस्ट जो है यूट्यूब के कमेंट्स में आ चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अपलोड करना है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप अपन उसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग तरफ होता है वो, क्योंकि 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आता है। तो सबसे पहले इसमें 2 मेन कंसेप्ट है, वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भी दे दिए थे। पहला तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस है और दूसरा ओम्स लॉ है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह की हमें यहाँ पर कवर करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट को समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज को समझे बगैर हम करंट को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो चार्ज जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, कोई चीज़ चार्ज है, मतलब बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा अलग जाएं तो हमारे दिमाग में आता है कि चार्ज लिया जा रहा है किसी से, यानी कि पैसा लिया जा रहा है, ये सब। तो चार्ज जो है हमें कुछ चीज़ हमें जो है हमें थिंक देता है, किसी चीज़ की सोच देता है। एग्जैक्टली लाइक के मास, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पेन जो है 15 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा फ़ौरन कि हाँ, इसका वज़न जो है बहुत कम है। किसी का ऑब्जेक्ट का मास का अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो जो है 50 किलो का है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि बहुत भारी है वो, ठीक है। तो हमें फीलिंग आ रही है, हमारे दिमाग में समझ में आ रहा है कि हमें मास की बात की जा रही है, हमें वज़न की बात की जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो एग्जैक्टली लाइक मास, और जैसे वॉल्यूम वगैरह होता है, चार्ज होता है। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें ये बताता है कि वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपेल कर पाएगा। जी हाँ, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर नेगेटिव और नेगेटिव को अगर अपन पास में लाएंगे, दोनों एक जैसे चार्जेस को पास में लाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव को, तो एक दूसरे को वो दूर फेंकेंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। और अलग अलग चार्जेस को लाएंगे, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी बेसिक लेवल पे आपको ये चीज़ समझनी है। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम चार्ज के बहने को। चार्ज कितना ज़्यादा बह रहा है किसी कंडक्टर में से। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो है बह रहे हैं। बह रहे हैं मतलब कोई फोर्स लगाया होगा अपनों ने उसको, तभी वो बह पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फ्लो हो रहे हैं, और जितनी तेज़ी से वो फ्लो होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, हम बोलेंगे उतना ज़्यादा उसका करंट है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई का सिंपल सा फार्मूला ये होता है Q/T, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। Q से हम चार्ज को बोल रहे हैं, चार्ज है यहाँ पर, और T से टाइम को बोल रहे हैं। तो कितने वक्त में कितने ज़्यादा चार्जेस किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे तो ज़्यादा करंट है, और कम चार्जेस फ्लो होंगे तो उसका करंट कम होता है। चार्ज की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है कूलम्ब। जैसे मास की एसआई यूनिट होती है ना, किलोग्राम। किलोग्राम से हम नापते हैं कि वो चीज़ इतने किलोग्राम की है, उतना जो है दूरी को हम नापते हैं मीटर वगैरह से। ऐसे चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। टाइम की हमें पता है एसआई यूनिट होती है सेकंड। सेकंड में जो है मेज़र करते हैं टाइम को। और करंट की एसआई यूनिट हो जाती है एम्पियर। अब आपको सोचेंगे, आपने थोड़ा बहुत भी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा है, तो आप ये सोचेंगे कि करंट की यूनिट कूलम्ब अपॉन सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम है, तो कूलम्ब अपॉन सेकेंड ही होती है। लेकिन एक्चुअली करंट को जो है एम्पियर ने जो है डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ऑनर में एम्पियर उसकी यूनिट जो है हम यहाँ पर डिस्कवर कर देते हैं। एक डिराइव्ड यूनिट है एम्पियर। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कूलम्ब अपॉन सेकंड इज इक्वल टू, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एम्पियर आपको लगाना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आई होप कि इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ आया होगा। छोटी सी डेफिनेशन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। डेफिनेशन में हम वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर। अभी हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को,
तो ऐसा माना जाता है कि वो चार्ज अपने आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका इलाका, मतलब ये राजा साहब बैठे हुए हैं और इनके आसपास इनका इलाका है, इनके इलाके में जो कोई भी आएगा इनको जो है उसकी भनक लगेगी, या अगर उनका दुश्मन आएगा तो उसको दूर फेंकेंगे वो, और दोस्त आएगा तो पास में बुलाएंगे। अब ये चार्ज जो है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट की, और ऐसा माना जाता है कि हर चार्ज जो है इनफाइनाइट तक, बहुत दूर तक, मतलब अनंत तक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो ये इनफाइनाइट का सिंबल है। तो इनफाइनाइट तक इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इसकी फील्ड है, इसका इलाका है इस चार्ज का। अगर हम जो है एक चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो है बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। और टेस्ट चार्ज होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब है 1, यानी कि 1 कूलम का चार्ज होता है वो। पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखेंगे तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको धक्का देगा वो, जैसे कि मैंने बताया था पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर नेगेटिव तो अपने पास बुलाएगा ये। पॉजिटिव अगर है ये चार्ज, ये तो पॉजिटिव होता ही है, ये पॉजिटिव है तो ये इसका दुश्मन है, और नेगेटिव है तो दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट से मतलब बहुत दूर से किसी भी यूनिट पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज को लाने में, किसी भी पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की के किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ है, जितना काम लगा है, उसको बोलेंगे, उसकी जो है पोटेंशियल है उस चार्ज का। इस क्यू चार्ज का क्या है वो पोटेंशियल है, मतलब इस चार्ज का। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से मतलब बहुत दूर से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है उसको बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायरेक्ट मैं इसको जो है सिंबॉलिकली लिखूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डीप में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ये आपको जो है एग्ज़ाम में पूछेंगे भी नहीं 4 मार्क्स में। पहले 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 4 मार्क्स में ओम्स लॉ और जो मैंने अभी आपको बताया है वो अभी दोनों क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, उसी में से आने की ज़्यादा संभावना है। उसी के साथ साथ अगर हम पढ़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस से आपको मालूम पड़ रहा होगा यहाँ पर कि फ़र्क की बात हो रही है। 2 जगह के फ़र्क, यानी कि उनके बीच में कितना डिफरेंस है उसकी बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। मान लो एक पॉइंट 1 यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में यहाँ भी एक पोटेंशियल होगा और दूसरा पोटेंशियल यहाँ भी होगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मान लो वो ये VA है और ये VB है, यहाँ पर पोटेंशियल VA है और यहाँ पर VB है, तो इसके डिफरेंस को अपन डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल नहीं है ये, डेल्टा है, ये रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंस का। तो हम VB में से VA को माइनस कर देंगे और बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ये है इन 2 पॉइंट के बीच का। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे लिए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को सबसे पहले अपने को समझना होगा, डेफिनेशन समझनी होगी उसकी। ये 4 पॉइंट्स ओम्स लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसका सर्किट डायग्राम, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल और प्रिकॉशंस। ये वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इस बार बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे विदाउट स्किप किए। अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो ओम ने हमें ये बताया था, ओम एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज सिमन ओम, GS ओम जो है उनका फुल फॉर्म था, मतलब पूरा नाम था। तो उन्होंने ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर है, मान लो है ना, एक तार अपन ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें चार्ज जो है और चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल करंट है उसका, उसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है मान लो। तो उसमें जो है I करंट फ्लो हो रहा है और इन 2, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो V है। V से रिप्रेजेंट करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ओम ने हमें बोला था कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है
किसी भी कंडक्टर के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर करंट होता है, कि जितना ज़्यादा करंट बहेगा उसके अंदर से समझ लो कि उतना ज़्यादा जो है पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का। या दूसरे लैंग्वेज में हम बोलें कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो है करंट बहेगा उस कंडक्टर में से, ये बोला था। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। इस सिंबल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बहुत से बच्चों ने अगर इसको पहली बार देखा हो तो ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली रिलेटेड है कोई चीज़, यानी अगर हम राइट हैंड साइड की चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ जो है करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज़ होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि अगर ये रूम है, इस रूम में अपने को जो है हीट को बढ़ाना है और यहाँ पर आग जो है जल रही छोटी सी कम एरिया के अंदर, तो हम उस आग का एरिया जितना जितना बढ़ाएंगे इस रूम में जो है हीट बढ़ती चली जाएगी। तो उस एरिया के बढ़ाना जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के बढ़ने में। इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो क्या बोला है कि किसी भी कंडक्टर की अगर फिज़िकल कंडीशंस यानी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह अगर सेम रहे तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी 2 पॉइंट के बीच का उस कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमें हटाना ही होता है। ये सिर्फ जो है हमें जो है शुरुआत में दिया जाता है, अगले स्टेप में इसको हम हटाते हैं। ये रूल है बहुत बड़ा, ठीक है, इस बात को समझ लें हम। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर। इक्वल टू के साइन के साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ जो कांस्टेंट लगता है वो आर है, विच इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और आर की वैल्यू वी बाय आई हो जाएगी, यहाँ पर वी बाय आई हो जाएगी, है ना। आई को हम नीचे भेज रहे हैं यहाँ पर। आर इज़ कॉल्ड द, हम बोलेंगे यहाँ पर कि आर इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर लगाया गया है। और आर इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पर आर जो है रुकावट रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में करंट के बहने में जो रुकावट आती है वो आर है। आर के बारे में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, सिर्फ अपनों को यहाँ तक इसका जो है प्रिंसिपल और डेफिनेशन देनी है। ये मैंने प्रिंसिपल बता दिया आपको और डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। उसके बाद हम सर्किट डायग्राम की बात करें कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए, ओम्स लॉ को किस टाइप से हम लैब में वेरीफाई कर सकते हैं। और ये कई स्कूल्स में आप में से कई बच्चों ने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा जहाँ पर अवेलेबल होता है। तो सिंपल सा डायग्राम इसका बनता है। सबसे पहले तो हम एक कंडक्टर लेंगे और एक कंडक्टर लेने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है। और यहाँ पर हम लगाएंगे एक एम मीटर, इसको बोलते हैं एम मीटर। एम मीटर मेज़र करने के काम आता है करंट, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है एक की लगाएंगे, ये की का सिंबल है, की यानी स्विच ऑन ऑफ करने की। जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल स्मॉल होता है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेज़र करने के काम आता है, वोल्टेज मेज़र करने के काम आता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के काम आता है। तो यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाते हैं, किसी भी कंडक्टर के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है वो है। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, एम मीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल लगाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर एक रियोस्टेट दे देंगे। रियोस्टेट का मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो रियोस्टेट का सिंबल ऐसा कुछ होता है, एक रेजिस्टेंस दिया जाता है और रेजिस्टेंस के बाद में जो है एक एरो यहाँ पर दे देते हैं। इसका मतलब उस एरो को आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आर एच जो है यहाँ पर एक रियोस्टेट है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये की ऑन है और यहाँ से करंट आई जो है बह रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी है। इस पूरे कंडक्टर के इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। ये अपना सर्किट डायग्राम हो जाएगा दूसरा। तीसरा जो है अपने को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में अपने को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम बनाना है और ज़्यादा कॉलम कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम जो है यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम, फिर उसके बाद में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद एमीटर की रीडिंग का कॉलम बनाएंगे, और लास्ट में हम बनाएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस का कॉलम। रीडिंग ऑफ जो वोल्ट मीटर है वो V से रिप्रेजेंट होगी और एमीटर की रीडिंग I से रिप्रेजेंट होगी। और यहाँ पर हम लगभग जो है 5 एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है 5 उसी के लिए रेजिस्टेंस निकलेंगे, R1 R2 R3 R4 और R5। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर निकलेंगे। और उसके बाद में लास्ट में अपने को क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा, इन 5 रेजिस्टेंस का अपने को निकालना पड़ेगा मीन। तो R1 से लेकर R5 तक प्लस कर देंगे यहाँ पर हम, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम कर देंगे 5। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद में आपको प्रिकॉशंस लिखने हैं। प्रिकॉशंस आपको ये लिखनी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, जैसा कि हर प्रिकॉशन में हम लिखते हैं, ऑल द कनेक्शन शुड बी वेरी टाइट। जितने भी कनेक्शन होंगे उसको जो है हमें टाइट रखना है। दूसरा प्रिकॉशन लिखेंगे कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाएगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगला प्रिकॉशन हम लिखेंगे कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर शुड नॉट बी वेरी हाई। जो करंट फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, लो वैल्यू होना चाहिए करंट की। और आखिरी प्रिकॉशन आपको ये लिखना है कि आफ्टर टेकिंग ईच रीडिंग स्विच ऑफ द सर्किट मस्ट बी ऑफ सो दैट इट विल नॉट हीटेड। बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस बार आने की बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर जो है रेजिस्टेंस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रभाव डालते हैं कंडक्टर के, तो सबसे पहले हमारे सामने जो आती है लेंथ। आप खुद सोचकर देखिए कि एक जो है वायर है अपना, और दूसरा एक और वायर है उतनी ही थिकनेस का। अगर हम करंट को बहाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से कौन से कंडक्टर में से जो है वायर, कौन से वायर में से जो है करंट आसानी से बह जाएगा। तो सिंपल सा जवाब ये है कि छोटे वाले में से। क्यों? क्योंकि छोटे वाले में जो रुकावटें आनी है वही बड़े वाले में आनी है, लेकिन ज़्यादा दूर तक आनी है, तो इसलिए ज़्यादा रुकावटें हो जाएगी वो। तो हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के बहने में रुकावट बनता है। तो रुकावट जो है ज़्यादा होगा जब लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो ऐसे इस टाइप से इसको जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी इंक्रीज, एंड लेंथ इज डिक्रीजेज देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डिक्रीजेज। दो सेम टाइप के कंडक्टर के लिए बात है। फिर अगला जो हमारा आता है, सबसे पहली चीज़ जो है लेंथ हो गई। अगला फैक्टर जो आता है वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सबसे पहले तो हमें समझना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी वायर की जो है थिकनेस बताता है। थिकनेस मतलब वो कितना मोटा है कितना पतला है वो बताता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो सेम लेंथ के वायर है, एक वायर ये है और दूसरा वायर हमारे पास में ये है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आसानी से जो है करंट कौन से में से बह जाएगा, तो अगर आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो कॉमन सेंस से ये बात मालूम पड़ेगी कि ये नीचे वाले कंडक्टर में से बड़ी आसानी से करंट बह जाएगा, क्योंकि उसको आराम से बहने के लिए वक्त मिल रहा है, रुकावटें उसके लिए कम है, यानी कि रेजिस्टेंस कम है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बोलते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/a कर दो, यानी कि ए को, एरिया को जितना बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट उतनी ही कम होगी करंट के बहने में। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर हम कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये एरिया, सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो उसकी थिकनेस, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ एरिया ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस। अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगली चीज़ आती है टेम्परेचर। यहाँ पर अगला कंसेप्ट आता है हमारा जो है तीसरा जो है टेम्परेचर। अब आप सोच के बताइए कि टेम्परेचर पर जो है करंट रेजिस्टेंस जो है कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, कि अगर हम कहीं जगह जा रहे हैं, है ना, दो रोड है मान लीजिए किसी रास्ते पे जाने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक रोड है बहुत ज़्यादा कूल है और बड़ी ठंडी हवाएं वहाँ आती है, दूसरा रोड है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ख़तरनाक
हीट है, वहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह है और ज़्यादा गर्म है वो, तो हम कौन से रोड पर जो है जाना प्रेफर करेंगे? सिंपल सी बात है, कूल वाले रोड पर। और जल्दी से किस रोड पर हम निकलने की कोशिश करेंगे? जो गर्म है। तो आपको रुकावट कौन सी जगह पर आ रही है? रुकावट आपको आ रही है ऐसे जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको जाने में और आगे आपकी आंखें भी नहीं खुल रही क्योंकि रुकावट है। तो इसी तरीके से कंडक्टर है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मतलब रुकावट बढ़ जाती है, करंट बहुत सिंपल तरीके से नहीं बह पाता है। ये जनरली बात कर रहा हूँ, हमेशा हर कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि किस किस टाइप के कंडक्टर के लिए ये चीज़ होती है। तो जनरली टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर के कम करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। चौथी और आखिरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो नेचर ऑफ अ कंडक्टर है। उस कंडक्टर का नेचर क्या है? मान लीजिए दो अलग अलग कंडक्टर ले लिए, सेम साइज़ के, सेम शेप के और टेम्परेचर भी सेम है उनमें। तो ये मैंने जो है दो कंडक्टर ले लिए, बिल्कुल सेम थिकनेस है, बिल्कुल सेम साइज़ है, सेम शेप है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में करंट किस में जो है आसानी से बहेगा, किस में रेजिस्टेंस कम होगा, तो हम जो है ऐसे पता नहीं लगा सकते। हम ऐसे पता लगाएंगे कि उसकी रजिस्टिविटी कितनी है। रजिस्टिविटी एक जो है क्वांटिटी होती है मेज़र करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि कितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर मान लो कि ये कॉपर वायर है और ये यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम वायर ले सकते हैं अपन, तो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, तो कॉपर में बड़ी आसानी से करंट बह जाता है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, आराम से करंट बह जाएगा। और एल्यूमिनियम में थोड़ी सी जो है रुकावट आएगी। तो हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है या नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ कंडक्टर और अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। इफ देयर आर टू कंडक्टर्स हैविंग सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग हाई रेजिस्टिविटी विल बी हाई। जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टिविटी होगी, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा, चाहे हम सेम लेंथ और शेप के जो है कंडक्टर्स ले लें। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बोलें और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें डिटेल में अगर पढ़ें हम इसको, तो एक लेक्चर में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हमने बिल्कुल इसको शॉर्ट में जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने इसमें कवर करवाने की कोशिश की है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डालने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट जो है प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स का जो लास्ट चैप्टर है अपना प्रोबेबिलिटी, उसकी रिक्वेस्ट आई है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो चैप्टर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। उसके अलावा एक वीडियो आपकी डेडिकेटेड इंग्लिश पर भी आने वाली है। उसमें इंग्लिश में मैं आपको लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग और टेलीग्राम नोटिस वगैरह के पैटर्न बताने वाला हूँ, और इंग्लिश की तैयारी हमें करस्पॉन्डिंगली कैसे करनी है। ऑब्वियसली बात है, स्पेशल इंग्लिश की मैं बात करूँगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसकी भी हम वीडियो बनाने वाले हैं 1-2 दिन में, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर लीजिए। सोशल के IMPs क्वेश्चन भी मैंने जो है दे दिए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइंस के IMPs दे दिए हैं, इंग्लिश के IMPs आने वाले हैं, मैथमेटिक्स के IMP पर भी अभी काम चल रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए क्वेश्चन या कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।